प्रिय विद्यार्थियों और आदरणीय मेरे हमारे शिक्षक बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKVS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अब इस बार जो है अपना फेसबुक ID भी दे दिया है MKVS क्लासेस, बिल्कुल सिंपल। जो ID YouTube पे है वही इसमें भी है। आप इस पर फेसबुक पे भी कोई कमेंट कुछ करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आज हम आपको क्लास 12 का इंटरमीडिएट में एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आव्यूहों का बीजगणित, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो इसका आप इंट्रोडक्शन आज हम आपको देंगे कि ये आव्यूह क्या है, यानी मैट्रिक्स क्या है। उसके बाद फिर इसमें जिनकी एलजेब्रा है, इनको एलजेब्रा मीन्स होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब चीज़ें आपको सिखाएंगे। आज इंट्रो में आप पहले समझिए कि आव्यूह है क्या। ये बिल्कुल नई मैथमेटिक्स है और आपके लिए मेरा पहला लेक्चर है। हमने पहले जो है सोचा था कि रिलेशन और मैपिंग पहले पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमने ये 11th का ही एक सेट थ्योरी का लेक्चर किया है, तो वो सेट से ही रिलेटेड है। तो अभी सेट्स पहले हम मजबूत कर दें, जिससे हम चाहते हैं कि आप जो चीज़ पढ़ें अच्छे से पढ़ें। तो उधर सेट के लेक्चर आएंगे, फिर इधर जो है हम रिलेशन मैपिंग ये पढ़ा देंगे। उसके बाद जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन है, फिर एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, वो सब आपको बताया जाएगा। तो हमने पहले ये प्लान बनाया है कि पहले आपको ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, हिंदी में आव्यूह और सादिक, ये 2 चैप्टर रिलेटेड हैं। इन दोनों को पहले आप पढ़ें, उसके बाद फिर हम दूसरा प्लान इसमें कर देंगे। ठीक है, तब तक उधर सेट थ्योरी भी का लेक्चर आ जाएगा आपके पास। तो बिना सेट थ्योरी अच्छे से पढ़े आप रिलेशन मैपिंग समझ नहीं पाएंगे ये। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहले जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं उसको आप समझिए है क्या। ये हिंदी में इसमें देखिए, हम इसमें लिख देते हैं आव्यूह। आव्यूह, ठीक है। अब ये आव्यूह में आप इसमें जो है इसको आ अलग कर दीजिए और व्यू अलग कर दीजिए। आ अलग, व्यू अलग। ये कोई हम संधि विच्छेद नहीं पढ़ा रहे हैं, आ और व्यू अलग कर रहे हैं। जैसे आपने महाभारत में अभिमन्यु जब लड़ने गया था तो आपने क्या देखा था, वहां पर चक्र व्यू बनाया गया था। मतलब ऐसी रचना, व्यू माने रचना और चक्र मीन्स चक्राकार, यानी चक्राकार रचना, जिसमें उसको फंसा लिया गया था, मार दिया गया था धोखे से। तो वो चक्रव्यूह था, वो तोड़ना जानता था, लेकिन तो अलग बात है। तो हम महाभारत में ही आ रहे हैं, लेकिन हमने समझाया कि चक्रव्यूह आपने देखा। ये चक्रव्यूह के बारे में आप सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, है ना, देखा भी है। तो आज हम आपको सामने क्या ला रहे हैं, चक्रव्यूह से हटाकर आपको ला रहे हैं आव्यूह। अब व्यू मीन्स क्या होता है, रचना। तो हम इसको क्या कर दिए, कंस्ट्रक्शन, है ना, ये अरेंजमेंट। तो ये रचना है या अरेंजमेंट है। और आ वहां चक्र क्या था, चक्राकार, साइक्लिक, है ना। यहाँ पर क्या है, आयताकार। तो आ मीन्स क्या हो गया, आयताकार, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। बढ़िया से इसको समझिए, थोड़ा इंटरेस्ट लाइए। रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी कि आयताकार, कंस्ट्रक्शन या अरेंजमेंट, है ना। यानी कि तो आव्यूह क्या है, एक आयताकार रचना है। ये अवयवों को रखने की एक रचना बनाई गई है, उसी को आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल ये भी एक नई मैथमेटिक्स है आपके लिए, है ना, बहुत पुरानी नहीं है। इसको जो है जे सिल्वेस्टर ने पहले खोजा था, बाद में फिर गणितज्ञ थे वो जे सिल्वेस्टर, बाद में फिर आर्थर कैले ने भी इसको और आगे एडवांस कर दिया। और इसका जो यूज है, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत काम आता है ये। इसलिए आव्यूह जो है आप काफ़ी
इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, इसलिए इसको मन लगा के पढ़ें कि इसको बोझ न समझिएगा। और ये आपके आगे भी बीटेक में, बीएससी में भी काम आएगा, आगे एमएससी में काम आता है। तो ये समझिए शुरुआत है ना, तो ये बिगिनिंग है, इसको समझिए। तो आप लोग पहले जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। जैसे हम लोग चक्राकार व्यूह, चक्राकार रचना के बारे में पढ़ते सुने हैं महाभारत में, वैसे ये जो है आयताकार रचना है। अब हम इसको शुरू करते हैं, है क्या ये देखिए। तो हम इस आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो सिंगुलर फॉर्म है, जिसको हम प्लूरल में क्या बोलते हैं, बहुवचन में मैट्रिसेस। तो वो है, तो मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। तो मैट्रिक्स क्या है, यानी आव्यूह क्या है। तो आव्यूह पढ़ने से पहले आप थोड़ा उसकी लोकेशन देखिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक एग्जामिनेशन हॉल में अपने जाते हैं, तो वहाँ पर एक अरेंजमेंट होती है, एक व्यवस्था होती है ना, अरेंज किया जाता है। जैसे सीटिंग प्लान है, ये सब सीटिंग प्लान है, ऐसे बना दिए गए। अब ये इस तरह से जो है सीटिंग प्लान बना दी गई, यहाँ पे सब बैठेंगे, स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा एग्जाम में, तो जब आप बैठेंगे तो बताइए आपकी हर एक की पोजीशन है कि नहीं। तो आप मान लीजिए कमरे से इंटर करते हैं, तो इंटर करते हैं तो अपनी सीट को अगर आपको बता दिया गया कि आपकी तीसरी रो में दूसरी सीट है, तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रो, है ना, ये रो है। और जब ऐसे इसको देखेंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ा खड़ा देखेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, कॉलम। यहाँ पर कॉलम है। मान लीजिए आपके टीचर ने ये कह दिया कि जाइए आपकी जो सीट है वो तीसरी रो में दूसरी सीट है, तो आप क्या करेंगे, पहले तीसरी रो में तो 1 2 3 में आए, और दूसरी सीट यहाँ से गिनी है तो 1 2, तो आपकी सीट कौन सी हो गई, ये हो गई, आप यहाँ पर बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे कॉलम में तीसरी सीट है, ऐसा बता दिया, तो आप क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में तो आप कॉलम गिनिए, 1 2 कॉलम गिन गए, और वहां से तीसरी 1 2 3 फिर, तो ये सीट क्या हो गई, इसके 2 नाम हो गए, तीसरी रो की दूसरी सीट और दूसरे कॉलम का ये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि हम किसको पहले सही मानेंगे, तो हम सबसे पहले रो बोलते हैं, बाद में कॉलम बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो सही था वो क्या था कि तीसरी रो यानी तीसरी पंक्ति में दूसरी सीट, है ना। तो रो कॉलम यानी रो बाई कॉलम चलते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। तो जैसे आपने व्यवस्था देखी जो आप देख रहे हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे यहाँ पर हम लोग अवयव रखेंगे। तो जो अवयव रखेंगे यानी नंबर सिस्टम है, तो आपको हमने नंबर सिस्टम हमें पढ़ा भी है, उसमें 11th में हमने एक लेक्चर अभी दिया भी है, आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, वहाँ हमने नंबर सिस्टम को थोड़ा समझाया है, तो उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नंबर है, तो हम नंबर 2 तरह का यहाँ पर रखेंगे। जैसे एक नंबर हम यहाँ लेते हैं रियल नंबर, एक लेते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको कैसे। उसके बाद अभी डेफिनेशन पर क्लियर करते हैं, माहौल बना दें कि डेफिनेशन बता दें। जैसे मान लो सबसे पहले इसको बनाने के लिए तरीका क्या है कि इसका जो सिंबल है वो इस बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, जैसे कि बिग ब्रैकेट ऐसे बना दिया। आप ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं कुछ राइटर, कुछ लोग ऐसे भी दिखा देते हैं। तो ये सब आव्यूह को, है ना, मैट्रिक्स को दिखाने का सिंबल है। लेकिन हम ज़्यादातर यूज इसको करते हैं, इन दोनों को यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, ये ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सिंबल हमने आपको बता दिया। अब करते क्या है, यहाँ पे जैसे कोई एलिमेंट रखे, मैंने लिख दिया 1 5 7 3 0 2 कुछ भी, है ना, 7 8, ठीक है, 3 ऐसे। तो बताइए ये सब नंबर्स आ गए आपके सामने। ये नंबर्स जो आ रहे हैं, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो क्षैतिज दिख रहा है आपको, है ना, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपकी रो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं R1, ये पहली रो है, R से दिखाते हैं ये R2, ये दूसरी रो, तीसरी रो है, ये कौन है R3। तो R सार यहाँ पे क्या है, R सार है, ठीक है। अब जो ना इसको ऊर्ध्वाधर देखिए, एकदम खड़ा है ना, वर्टिकल। जो वर्टिकल देखेंगे तो ये जो आपकी हो जाएगी, ये क्या लगती है, स्तंभ, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉलम।
तो कॉलम का अक्षर ले लेते हैं C1, C2, C3 और C यहाँ पे जो यूज हुआ वो क्या है, कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम हो गया। तो कॉलम और रो ये दो चीजें दिखाई जाती है। ऐसा नहीं तो देखिए फिर कितनी रो है, 3 रो है और कितने कॉलम है, 3। तो इसका साइज लिखा जाता है 3 रो 3 कॉलम। तो एक आपके सामने हमने आव्यूह बना दिया, आव्यूह की रचना कर दी। ठीक है, ये ऐसे करते। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि 3 रो भी है, 3 कॉलम भी है, तो बराबर बराबर है। तो आप बताइए बराबर ज्योमेट्री में आए तो बराबर कहाँ देखते थे? अगर सभी चारों भुजाएं बराबर हैं इसको वर्गाकार कहते थे। तो इस तरह से आपके सामने अभी ये एक वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। आगे चल के डेफिनेशन लिखाएंगे, छोटी छोटी से बहुत सी हैं, लेकिन अभी पहले आप अरेंजमेंट सीखिए, अरेंजमेंट करते कैसे इसको। लेकिन तो वर्गाकार भी हो सकता है। ऐसे देखिए आपने भी अभी आप कहेंगे नहीं आपने तो आयताकार कहा है, तो तो आयत जो है क्या है, एक वर्ग भी तो एक आयत ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे फिर आपको एक आप भी लिख के दिखाएं, इसलिए दिया हमने 3 4 5 2 2 1 2 3 4 ऐसे को लिख दिया। तो बताइए यहाँ पर कितनी रो है, यहाँ पे 1 रो और 2 रो, तो 2 रो हो गई। और कॉलम कितने हैं, 4। यहाँ पे कॉलम हो गए 4, C1 C2 C3 और C4। तो बताओ यहाँ पे रो पहले लिखी जाएगी, तो रो कितनी है, 3 और 2 और कॉलम कितने हैं, 4। तो बताओ इसमें जो ये जो रो है वो 2 है, तो ये भुजा कम है और ये भुजा ज्यादा है। तो बताइए क्या बन गया, आयत। बताओ इसका डिजाइन ऐसा बन गया कि नहीं, ये आयत दिखेगा, है ना, ये आयत जैसा। इसलिए अब बताओ इन अवयवों को हम एक आयताकार रूप में व्यवस्थित किए कि नहीं। इनकी जो रचना है, इनकी जो व्यू है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह का है, आयताकार या रेक्टेंगुलर। इसलिए हम इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, आव्यूह, यानी कि आयताकार व्यू, मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आप पहले इसको जो है समझिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो क्रम लिखते हैं इसको हम लोग आर्डर कहते हैं। अभी पूरा हम आपको एक तरह से दिखाते हैं, लेकिन पहले देखिए, अभी पहले बेस बना रहे, थोड़ा सा माहौल बन जाए। ये जो क्रम लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रम। तो ये जो क्रम लिखा जाता है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्डर। आर्डर हमेशा रो और बाई कॉलम लिखा जाता है, कॉलम, है ना। जैसे बहुत लोग जो है गलती से कभी कॉलम बाई रो बोल देते हैं, है ना, यानी R/C बोल देते हैं, ऐसा समझिए, R/C, रो बाई कॉलम। जैसे मान लो अब आप कहेंगे नहीं, हो सकता है गलती से शुरू में जब लोग पढ़ते हैं समझ नहीं पाते तो गलत बोल देते हैं। बोलना चाहिए 2/4, तो गलती से लिख दिए 4/2, तो फिर वो उसी से साइज आपका वो जो आगे का चेंज हो जाएगा। तो फिर या तो थोड़ा सा मन में ट्रिक रख लो, है ना। जैसे हम मान लीजिए भगवान को याद करते हैं, तो रामचंद्र, तो रामचंद्र भगवान को आप याद करें, भगवान राम को याद करें। तो बताइए यहाँ पर पहले बताइए राम में और चंद्र, सबसे पहले राम फिर चंद्र, तो राम का पहला R आ गया और चंद्र का पहला C आ गया, कभी गलत नहीं होगा। तो R/C। तो आव्यूह में आप भगवान रामचंद्र को याद करते हुए पढ़िए, कभी गलत ही नहीं होगा, है ना। भगवान भी साथ रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, तो कभी गलत तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा R/C रामचंद्र। ऐसे अपने हिसाब से ट्रिक बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा बना ले। तो ये हो गया, एक हमने आपको रचना सिखाई। अब ये रचना एक ही प्रकार की नहीं होती है, ये कई प्रकार की होती है। ठीक है, आयताकार होगी, वर्गाकार होगी, फिर उसी में कई टाइप्स होंगे, तो वो सब आपको पढ़ना है। तो पहले हम आपको आव्यूह का कंस्ट्रक्शन समझाते हैं, आव्यूह का पहले जनरल फॉर्म लिख के दिखाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन कर देते हैं, डेफिनेशन के बाद फिर जनरल फॉर्म, फिर धीरे धीरे करके ये स्टेप बढ़ाते हैं। ये पहला लेक्चर तो आपका इंट्रो है, ये इसमें इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर आगे चल के इसकी और भी चीज़ें बताएंगे ऑपरेशन। ठीक, इसको हम जो है आप चाहें तो एक बेसिक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि पहले एक आव्यूह का हमने छोटा सा आपको जो है उदाहरण दिया कि लिखते कैसे। अभी बहुत चीज़ें इसमें हैं, बताएंगे, शुरुआत हो रही है, देखते हैं। तो सबसे पहले इतना समझने के बाद तो डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हैं। डेफिनेशन हम दोनों इंग्लिश और हिंदी में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। आप जब F डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने आयताकार आव्यूह लिया, तो उसमें क्या लिया था,
2 रो 4 कॉलम, 2 क्रॉस 4। तो यहाँ पर हम 2 क्रॉस 4 लिखे थे कि नहीं, तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस 4 डेफिनेशन में जनरल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो आप हम क्या करेंगे, 2 की जगह पर क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, और 4 की जगह पर m इंटू m या m क्रॉस n। तो बताइए टोटल अवयव कितने होंगे अगर एक लिखा जाए, तो 4 दूनी 8 एलिमेंट हुए थे कि नहीं उसमें, आप गिन लीजिए। और पहला वाला क्या था, 3 क्रॉस 3, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स हैं। तो वैसे यहाँ बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, mn। तो हम जो एलिमेंट्स लेंगे, तो एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे नंबर है, नंबर मतलब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इमेजिनरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि एक हम बना देते, ऐसे पहले बोल देते हैं कि एक सेट ले लीजिए, mn एलिमेंट्स का या mn नंबर का सेट ले लीजिए, जो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। और उसको कैसे अरेंज करें, रेक्टेंगुलर अरे है ना, यानी कि आयताकार व्यवस्था में अरेंज करें, जिसमें m क्या थी अभी हमने बताया, रो, और दूसरा वाला क्या था, n कॉलम। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, अवयव है ना, यानी कि mn अवयवों से आयताकार रूप में व्यवस्थित करने पर प्राप्त, जिसमें m पंक्ति n क्या हो, स्तंभ हो, ऐसी व्यवस्था को हम लोग अवयव कहते हैं। एक डेफिनेशन लिख देते हैं, देखिए, ए सेट ऑफ mn है ना, नंबर्स लिख दीजिए, चाहे एलिमेंट्स लिख दीजिए, mn नंबर्स, लेकिन ब्रैकेट में डाल दीजिए रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इमेजिनरी और अरेंज कर दीजिए इसको, यानी व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे है ना, रेक्टेंगुलर अरे व्यवस्था है ना, अरे तो हो गया अरे ऑफ m रोज, ठीक है, m पंक्तियां एंड कितने कॉलम, n कॉलम, n कॉलम्स इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, बताइए, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ये आपको डेफिनेशन अगर आती है तो लिख सकते हैं, हमने लिख दिया ए सेट ऑफ mn नंबर्स। जैसे आपने देखा 2 क्रॉस 4, तो वो क्या था, 2 चौको 8, तो 8 एलिमेंट था, 2 क्रॉस 4 हो गया ना, तो 2m हो गया, 4n हो गया। तो mn नंबर्स, उसमें नंबर्स क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, ठीक है, अभी करके दिखाएंगे। तो अरेंज व्यवस्थित किया गया है इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, रेक्टेंगुलर अरे, आयताकार व्यवस्था में, और जिसमें m रोज, जिसमें m जो है वो रो है, और n क्या है, कॉलम्स हैं, यानी जिसमें m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में कि एक अवयवों को, mn अवयवों को आयताकार रूप में रखने की एक व्यवस्था है, जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभ हैं। ये भी आप हिंदी में देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं अवयव है ना, जैसे इसका ये नहीं कि बिल्कुल फिक्स परिभाषा है, आप अपने हिसाब से इनको थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हैं। अवयव mn ना, संख्याओं में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वास्तविक या काल्पनिक है ना, काल्पनिक विभक्त कर दीजिए, काल्पनिक ये हो गया, काल्पनिक संख्या mn संख्याओं, ये ब्रैकेट में लिख दिया कि एक आयताकार, ठीक है, आयताकार क्या है, व्यवस्था है, जिसमें, ठीक है, जिसमें m पंक्तियां तथा n क्या है, स्तंभ है, ठीक है। ऐसे आप जो है ये परिभाषा दे सकते, लिख दिया, कोई रटना नहीं है, इसको रटो नहीं, इसको जो है ऐसे मन में जो विचार आए वैसे हिसाब से आपको लिख दीजिए। आप mn संख्याओं, इसमें वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हैं, कि एक आयताकार व्यवस्था है जिसमें m पंक्तियां और
एन स्तंभ हैं। ठीक है, इसको हम सिंबल से दिखाते हैं, तो आप ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन आपको बता दिए, अब क्या करेंगे, इसका नोटेशन पहले समझ लीजिए। नोटेशन से जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया इसका संकेतन ना, संकेतन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नोटेशन। ये नोटेशन हो गया संकेत। जैसे देखिए आव्यूह को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, सीखिए, आव्यूह को कैपिटल लेटर दिखाएंगे तो कैपिटल लेटर से जो एक यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना देंगे, ठीक, छोटा मतलब बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और इसी का स्मॉल लेटर यहाँ लिख दीजिए, स्मॉल ए। ठीक, यहाँ नीचे लिखेंगे आई और जे, ये आई जे हो गया। आई यहाँ पर रो है तो एम, रो कितने हैं, एम। जे क्या है, कॉलम है, तो क्या लिख देंगे इसको, एम क्रॉस एन, ऐसे लिखते हैं। या सिंपली क्या लिख देते हैं, आर ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो एम क्रॉस एन नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर आपको आई और एम अलग से दिखाना पड़ेगा कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से चलेगी, कहाँ तक जाएगी, एम तक, और जे की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, एम एन तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जे 1 और एन के बीच, आई 1 और एन के बीच, ऐसा भी आप जो है कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सिंबल हो गया। यहाँ पर आई और जे को क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है, आई और जे को कहते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं इसको। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए, इसको सब स्क्रिप्ट। देखिए 2 3 हैं, अगर आप ये चीज ऊपर को लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे ए आई, इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। लेकिन आपके काम की नहीं है, इसको हटा दीजिए, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन जब ऊपर लिखा है तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लिखा है तो सब स्क्रिप्ट। हिंदी में इसको कहते हैं पादांक। ठीक है, ये पैर पे लिखा गया है ना, ये पैर पे है तो पादांक कहलाता है। ठीक, ये आप समझिए, तो सब स्क्रिप्ट हो गया। तो यहाँ पर जो सब स्क्रिप्ट होता है वो पहला वाला क्या जाएगा, रो में, दूसरा वाला जाएगा कॉलम में। हमने आपको बताया रामचंद्र तो पहले रो फिर कॉलम, तो इसका ये तो एम क्रॉस एन क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इसको हम एक्सपैंड करके बना देते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हैं वो आप सीखिए, तो इसको आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको हम इसके सामने भी देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है, रोज, यानी ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज लिख लीजिए इसको, है ना, नंबर ऑफ रोज कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये बन जाएगा, इतना हो गया। अब इसको हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक ऐसे बड़ा ब्रैकेट सबसे बना देंगे और यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे A11। अब यहाँ सब स्क्रिप्ट जो पादांक, इसको समझिए, ये क्या बताएगा, ये पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पे क्या लिखेंगे A12 A13, ऐसे बताइए। इसमें ये जो ऐसे जो चल रहे हैं 1 2 3, तो देखिए ये नहीं बदल रहा है, 1 1 1 नहीं चेंज हो रहा, क्यों, कि पहली रो है। लेकिन कॉलम कौन सा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये कौन सा कॉलम होगा, कॉलम कितने हैं, n। यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट में, A1n। ठीक है, 1n हो गया, ऐसे ही क्या लिखोगे। अब देखिए हम किस रो पे आ गए, दूसरी रो पे, ये दूसरी रो है, लेकिन कॉलम कौन था, पहला। ये कौन सी रो है, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो, तीसरा कॉलम, एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, 2n। ऐसे ही आप इसमें तीसरी रो पे आ जाइए, तो 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन 3n।
तो बताइए ऐसे सो ऑन। तो बताओ अभी तक आप कितने रो, तो जब पहले अंक देखेंगे तो 1 2 3 ये रो बता देंगे, और जब ऐसे चलेंगे तो बाद वाला देखिए, बाद वाला कॉलम है तो 1 2 3 n, ऐसे देखिए 1 2 3 n 1 2 3 n ऐसे। तो बताइए ऐसे रो कितनी है इसमें, m। ऐसे हम क्या करेंगे, इसकी रो कितनी हो जाएगी, m रो का, ये mवीं रो का पहला कॉलम, ये क्या होगा mth रो का सेकंड कॉलम, ये mth रो का थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा mn। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सामने m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब ये m और n आपस में बराबर नहीं है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ये आयताकार है। तो आयताकार है कि नहीं, और अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो इसका साइज वर्गाकार हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्गाकार, तो ये तो स्पेशल केस है, लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे, अवयव। तो बताओ ये अवयवों को रखने की क्या है, आयताकार व्यवस्था है। ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले लेके आ रहे हैं ना, थोड़ा सा लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं इसको कैसे यूज करना है। कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स whose elements aij are given by, तो ये गिवन बाई हमने लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है। एक 2x2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij निम्न प्रकार से दिए हैं। वो ऐसे दिया, aij इक्वल टू i इंटू जे, aij इक्वल टू 2i माइनस जे i प्लस जे अपॉन 2, है ना। आप चाहें तो एक और बढ़ा लें, जैसे हमने और बढ़ा दिया, ऐसे लिख दिया जाए, मान लीजिए कोई थोड़ा सा और बढ़ा दें, जैसे लिख दिया मॉड, है ना, i माइनस 2j। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, मॉड लगा दिया गया, तो थोड़ा सा और जानकारी आपको बढ़ जाएगी। ठीक, ये मॉड्यूल्स दे दीजिए। अब कैसे बनाते हैं, एक आपको बनाते हैं, बहुत आसान है, कैसे बनाते हैं। साइज क्या है इसका, आकार 2x3 ये है। इसका मतलब क्या होगा, 2x3 मतलब पहला कौन होगा, रो, दूसरा कौन होगा, कॉलम। तो ये है आपका रो, ये है कॉलम, RC। तो हम यहाँ पे बताइए जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो 2x3 का लिखेंगे। तो 2x3 जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे बताओ। ऐसे मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम, कैसे लिखेंगे अभी बताया था, A1 1, फिर A1 2, बोलिए कितने कॉलम, 3। तो आगे बढ़ेंगे, A1 3, समझ रहे हैं ना। देखो 3 कॉलम हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए। पहली रो फिर दूसरी रो कितनी है, A21 A22 और A23। अब आप बताइए, एक हम बताते हैं, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, अभी और करा देंगे। देखिए ये इतने 2, अब गिनिए 2 रो है कि नहीं, 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा साइज क्या हो जाएगा 2x3। अब जो ये कह रहा है बताओ, इसमें 2 पूरे 3 कितने हैं, 6 एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि सिमिलरली आपने लिख दिया कि ऐसे सब निकालना, इसमें सब निकालने पड़ेंगे, ईच ऑफ देम, है ना। तो A11, अब आप देखिए कितना आसान है, A11, तो बताओ ये I यहाँ पे कितना है, I यहाँ पर AIJ है, AIJ कितना है, IJ। आप चाहे तो ये आपका, वैसे हम यहाँ पे लिख दें छोटा सा, ये AIJ ही तो था, AIJ का आपने AIJ का आपने 2x3 को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, प्रसार कर दिया, है ना, अच्छे से लिख दिया। तो बताओ ये पहला वाला I जो है वो रो है, दूसरा वाला J जो है कॉलम है। तो A11, तो यहाँ पे I कितना है ये बताइए, 1 है, और J कितना है 1। करना क्या है, यही पर रख दो। तो यहाँ पर सबसे पहले AIJ बार लिखी दो, क्या करता है I इंटू J। तो बताओ अब यहीं पर A11 क्या लिखोगे, 1 इंटू 1 बराबर 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा, आप चाहे तो लिख दीजिए अपने समझने के लिए, I बराबर 1 और J इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं, अब जरा बताइए A12 कैसे निकालोगे, तो आप समझ गए होंगे। A12 तो I कितना है 1 और J कितना है 2, तो 1 इंटू 2, ये हो गया 2। A13 कैसे निकालोगे, वही 1 3, और भाई I इंटू J तो है, तो I J है, तो गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 3। ऐसे ही अब आप जरा बताइए A21 A22 A23, है ना, कैसे करेंगे बताओ। A21, तो A21 बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2, A22 क्या करोगे, 2 इंटू 2 बराबर 4,
और A23 बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। तो बताओ ये सब एलिमेंट हो गए कि नहीं? सारे एलिमेंट हो गए। तो कैसा समझाया? क्या समझाया कि जितने एलिमेंट थे उनके जो सब स्क्रिप्ट थे, पादान थे, इन अंकों को यहाँ i j की जगह पे देखना है और जो परिभाषा दी गई है वो i इंटू j है। तो i और j में रखते जाइए 1 1 1 i j, जैसे 1 2 1 इंटू 2 ऐसे सब निकाल दिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह में चल के रख देंगे। ठीक है, कैसे? ऊपर जरा निकाल देते हैं, इतना निकालते हैं पता नहीं। तो अब आपको इन्हीं अवयवों को उसमें रखना है। कैसे? देखो, अभीष्ट अवयव क्या लिखोगे भाई? A11 1 आया है, A12 कितना आया है? 2 आया है, A13 3 आया है, A21 2 आया है, A22 कितना आया था? 4, ये कितना आया था? 6। अब बताओ ये 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हो गई कि नहीं? आसान लगा? ऐसे कंस्ट्रक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कि ये डेफिनेशन हो गई। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? AI इज इक्वल टू कितना? 2i माइनस j। बहुत आसान है, क्या करेंगे आप? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A11, यही निकालना क्या? बहुत आसान है, A11। अब आप बताइए i के स्थान पे क्या है? 1 और j पर 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एकदम सिंपल। A12 निकालना है तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। A13 क्या होगा भाई? तो 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर कितना? -1। 2 माइनस 3, ये 2 है ना, 2 माइनस 3 -1। इसी तरह से आप जो है अवयवों को निकाल सकते हैं। तो A21 बराबर, तो 2 1 ये एलिमेंट है 2 1, तो आई यहाँ पे कितना है? 2। ध्यान रखिए यहीं पे रखना है। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 3, 2 दूनी 4 में से गया 3, सीधे लिख दो, क्या दिक्कत है? 2 2, तो 2 इंटू 2 और -2, 4 में 2 गया 2, फिर A23, तो 2 इंटू 2 और -3 बराबर 4 में से 3 गया 1। हिसाब कर सकते हैं। अब सब बताओ 2i माइनस j के रूप में आ गया कि नहीं? चेक कर लेना है ना, कभी गलत हो सकता है। आप आपको मेथड समझा रहे हैं, ये हम 2 3 ये सब नहीं हो सकता, बाई चांस एकदम गलत हो जाए, वो आप देख लीजिएगा। मेथड समझो, मैथ पढ़ना मेथड अच्छे समझिए। तो बताइए ये जितने भी एलिमेंट्स आए हैं सबको यहीं पे ये इसी मिला के रख दो। तो A11 कितना आया? 1, फिर ये 0 आया, फिर ये -1 आया, फिर कितना आया? 3, ये 2 और ये 1। तो अब आप सब लोग ये बताइए कि अगर ये होता AIJ तो I की जगह पर ये आपका जो है 1 1 1 2 रखते हुए आप लगा सकते हैं। एक आपको मॉडल्स को बता देते हैं, ये तो आपको करना चाहिए, आपको कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको एक हमने थर्ड आपको दिया है, एक प्रैक्टिस के लिए आप लगाइए, उसको चेक करिए, देखो लगा पाते हो कि नहीं। हमने आपको क्या दिया? मॉडल्स दे दिया ना, ये हो गया। अब आप जरा बताओ वही जो एलिमेंट निकालना है A11 क्या होगा? यहाँ 1 रखिए और -2 इंटू j की जगह पे कौन है? 1। ये बताइए मॉड 1 -2 तो कितना आ गया? मॉड -1। तो मॉड में जो चाहे वो धनात्मक संख्या रखी गई हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? वो 1 होगी। मॉड समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये जो है आपको मॉड में लेके चलते हैं। अब बताइए ये हो गया A11 तो आपका 1 आ गया। ऐसे ही A12 लगा सकते हो, तो A12 क्या होगा? 1 माइनस 2 इंटू 2, तो इस तरह से 1 माइनस 4 कितना आ गया? मॉड -3। बताइए ऐसे ही A12 इक्वल टू -3 का क्या होगा? 3 मॉड लगा ना, तो माइनस छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे। तो अब आप अपना टाइम, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप समझ सकते हैं कि नहीं। ऐसे सारे जितने हैं 6 एलिमेंट्स हैं, सबको निकाल के फिर उसी आप में ले जाके रख दीजिए, वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बताइए आप इन 3 एग्जाम्पल से क्या समझे कि अगर AIJ दिया गया है तो उसको हम IJ जिस साइज का है वैसे रख के सारे एलिमेंट निकाल लेंगे, फिर उसी आव्यूह में हम
रख देंगे। एक तरीका ये आ गया। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे आव्यूहों के प्रकार, यानी आव्यूह होते कितने प्रकार के हैं। होते तो बहुत हैं, लेकिन अभी आपके इस लेवल पर जितने प्रकार हैं, जैसे हम लोग बीएससी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर और भी टाइप्स के बताते हैं, लेकिन अभी इंटर के लेवल पे जितना है उतना आपको हम बता देते हैं। लेकिन ये है कि हमको अच्छा कुछ और लगेगा तो आपको हम बीच में थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का भी नॉलेज देते रहेंगे। ठीक है, इसको भी आप पढ़िए, इसके साथ ले लीजिए, फिर से टाइप बताते हैं। तो अब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में समझिए। जैसे इसमें क्या लेते हैं, पहला प्रकार, तो अब देखिए एक प्रकार ले लेते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, उसका दूसरा नाम है रो वेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, इसका नाम है रो वेक्टर, तो माने सदिश। तो हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई, पंक्ति, है ना, आव्यूह ये कहलाता है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश इसको कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे नाम है, नाम के हिसाब से रखा गया है कि ऐसा कोई आव्यूह जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, अनंत नहीं कहना है, मतलब एक रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ऐसे ही दूसरी परिभाषा इसी के साथ बन जाएगी कि कोई आव्यूह या कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, उसका नाम हम रखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अभी पहले हम आपको रो मैट्रिक्स बताते हैं ना, यानी ए मैट्रिक्स, आप लिख सकते हैं इसको, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये आपका हो जाएगा रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, है ना, ये है। यानी आव्यूह, यानी एक आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो ना, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ये आपको समझना है। ठीक है, जैसे उदाहरण है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे इजी लिखते हैं ना, उदाहरण जैसे लिख दिया हमने a इज इक्वल टू 1 5 6 2, इसका साइज बताइए। देखिए इसमें केवल एक रो है कि नहीं, रो सिर्फ एक है तो कॉलम 4 है, इसका साइज क्या होगा, रो बाई कॉलम। तो रो सिर्फ एक है और कॉलम 4 है, तो इसका साइज क्या हो गया 1/4। ठीक है, ऐसे कोई हमने एक आव्यूह ले लिया, तो लिख दिया हमने ABC। ठीक है, ये लिख दिया, तो इसका साइज क्या होगा 1x3। अब इन दोनों उदाहरण में आप देख रहे हैं कि रो सिर्फ एक है और कॉलम 3 है, इसमें रो सिर्फ एक है, कॉलम 4 है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमने आपके सामने पहले से लिख दिया था कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल वही सिमिलर डेफिनेशन है, बस खाली चेंज क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया कि जो ये पंक्ति था आव्यूह तो उसमें केवल एक पंक्ति थी, यहाँ पे कौन सा है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, तो उसमें केवल एक स्तंभ होगा बस, है ना। तो आप थोड़ा हमने समय इसमें बता दिया, हमने लिख दिया ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब देखिए आपके सामने हमने एक मैट्रिक्स लिखी, बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां 1 2 3 4 हैं, स्तंभ कितने हैं, मेन चीज स्तंभ कितने हैं, सिर्फ
एक। यहाँ पे कितने स्तंभ है? सिर्फ एक। इसका साइज क्या लिखोगे? साइज ये नहीं कि पहले स्तंभ लिख दिया, पहले पंक्तियां लिखी। तो पंक्तियां कितनी गिनोगे? 1 2 3 4। इसकी पंक्तियां हैं 4 और स्तंभ कितने हैं? एक। तो 4 क्रॉस 1। हमने कहा था ना कि R बाई C, रो बाई कॉलम। यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 3 4 5। इसकी पंक्तियां हैं 5, कॉलम कितना है? 1। ये 5 क्रॉस 1 है, ये 4 क्रॉस 1 है। इसी को हम लोग जो है कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब आता है तीसरा प्रकार, ऐसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। बहुत से प्रकार होते हैं, है ना। देखिए क्षैतिज आव्यूह, ध्यान दीजिए। जैसे अभी मैं आपके सामने ये डस्टर रखे हैं, तो बताइए इस समय डस्टर में इसकी चौड़ाई ये है और लंबाई ये है। अब आप बताइए हमने इसको किस तरह से पकड़ा हुआ है, क्षैतिज कि ऊर्ध्वाधर? ये क्षैतिज है, ऐसे पकड़ते तो ऊर्ध्वाधर। तो बताइए क्षैतिज है, तो इसमें जो पंक्तियां हैं वो इतनी हैं, ठीक है। ये पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है, ठीक। इसमें क्या है बताइए? क्षैतिज आपको क्या होगा कि इसमें पंक्तियां स्तंभों की तुलना में कम हो, वो क्षैतिज हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर पंक्तियां, ये देखिए ऊर्ध्वाधर दिख रहा है कि नहीं? ये क्या, ऐसे पंक्तियां ज़्यादा हैं ऐसे, और स्तंभ बहुत कम है, उससे कम है। तो अगर ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से ज़्यादा हो, अधिक हो, वो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, है ना। वर्टिकल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं दो मैट्रिक्स, उसके साइज के अनुसार उसका नाम रखा गया है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। द मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स, ऐसे आप परिभाषा इसकी बना सकते हैं। ये जो है ना, ये कोई आपको रटना नहीं है, ठीक। इन विच, जिसमें ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। The number of columns, ठीक है, is called कौन सा मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। इसको हिंदी कैसे लिखोगे कि एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, ठीक है, क्या हो? स्तंभों की संख्या से कम हो। संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ठीक है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ऐसे करके दिखाते हैं उदाहरण के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया एक आव्यूह ले लिया, मान लिया हमने लिख दिया 2 3 4 7, ऐसे को लिख दिया, है ना। 5 2 1 3 ऐसे लिख दिया। अब इसका साइज देखिए, आपको ये बताइए ऐसे क्षैतिज दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर? आपको लगेगा ये चपटा है ना, क्षैतिज दिख रहा है। तो क्षैतिज क्यों दिखाई दिया? क्योंकि इसमें रो कितनी है? 2, तो कॉलम कितने हैं? 4। ये 2/3 है, तो एक ऐसा आगे बन गया, सॉरी 2/4 है, एक ऐसा आगे बन गया ये क्षैतिज। अब आपको इसमें एक जनरल फॉर्म ये बता दें, बताओ यहाँ पर इस समय जो आपने परिभाषा लिखी कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन, ठीक है, लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से लेस है, क्यों? क्योंकि 2 जो है यहाँ लेस देन 4 है, ये इसलिए ऐसा कह रहे थे 2 लेस देन 4 है। तो ऐसे आप क्या कहेंगे आप? क्षैतिज, क्योंकि साइज क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज दिखाई देगा, ऐसा लगता है कि लेटा हुआ है ना।
तो इसको आप जरा शार्ट उसमें लिखिए, जनरल फॉर्म लिखना सीखिए। बहुत से स्टूडेंट इसको देख के जो है थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कहते हैं ये कोई कठिन है। AI देखो लिखना, कोई डरने की बात नहीं। AI से, ठीक है, इज हॉरिजॉन्टल, इज या जहां आई यस देन क्या लिख दिया, ऐसे लिखा रहता है, ठीक। तो थोड़ा ऐसे हाई फाई भी समझिए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो एक कंपटीशन आप दे रहे, वहां पे ऐसे लिख दिया इज, और उसने दे दिया ऐसे और लिख दिया इज, नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो क्या लिख दिया, आई लेस देन जे, तो आप क्या लिखेंगे, इज हॉरिजॉन्टल। गुड, जरा सा देखिए हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो जे से कम है, या आई जे न लिखे, हम आपको ये बताएं यहाँ पे m क्रॉस n, ये ज्यादा हो सकता है ना आई, तो यहाँ m क्या होगा, लेस देन, ये ज्यादा अच्छा बैठेगा। m क्रॉस n क्या था, नंबर ऑफ रोज, तो m नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज उससे लेस हो गया कि नहीं, तो ये आपको कैसा बनेगा 36, और सब है ना, ऐसे दिखा दीजिए। तो ये इस तरह से 36 हो गया। अब आप बताइए दूसरी डेफिनेशन बनानी है हमको कॉलम मैट्रिक्स की, तो बिल्कुल इसी के उल्टा चले जाइए। कॉलम मैट्रिक्स में बस नंबर ऑफ रोज यहाँ पर जहाँ लेस लिखा हमने वहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, बस हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसी में चेंज कर देते हैं, नहीं बहुत समय लग जाएगा। ठीक, अब देखिए आप यहीं पे बात चेंज कर देते हैं। क्या नाम है उसका, इसको चौथे टाइप पे आ जाते हैं, उसका नाम क्या रखोगे, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। अरे क्या लिख दिया साथ, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ये बन गया। अब आप बताइए डेफिनेशन वही, यानी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ नंबर ऑफ रोज इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज क्या लिखेंगे, ग्रेटर, इज ग्रेटर देन, हो जाएगा इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी अब हम रो की संख्या कॉलम से ज्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या हो, कम हो। यहाँ कम को हटा के क्या लिखोगे, अधिक हो। तो देखिए आपका एक डेफिनेशन हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, अधिक हो। तो कौन सा आव्यूह कहलाता है, ये कहलाएगा आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। यहाँ पे क्या बदल दोगे भाई, हॉरिजॉन्टल को हटा के क्या लिखोगे, वर्टिकल, है ना, ये आपका हो गया। तो एक डेफिनेशन आपने तैयार की, दूसरी में खाली लेस लिखा, ग्रेटर कर दीजिए, आपको दूसरी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। तो ये आपका वर्टिकल हो गया, और इसमें जब एग्जाम्पल दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं। अब आप वर्टिकल दिखा दीजिए, तो क्या दिखाओगे, यहाँ पर मान लिया ए है, तो इसको ऐसे दिखा दो, जैसे 2 3 4 1 2 4 1 3 ऐसे दिखा दिया। अब बताओ आपको ये ऐसे इस तरह से दिख रहा है कि नहीं, ऐसे खड़ा है ना, लगता है जैसे खड़ा हुआ स्टैंडिंग। तो यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3 4, कॉलम 1 2, तो हो जाएगा 4 क्रॉस 2। तो बताइए यहाँ 4 जो है वो 2 से क्या है, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। बन गया कि नहीं, तो अपने आप ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको उस तरह से लिख दीजिए जनरल फॉर्म में, तो AIJ M क्रॉस N और M इज ग्रेटर देन N, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स या ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। आप ऐसे ही इसका पा सकते हैं, पेपर में परीक्षा में दे दिया कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, तो आपको देना है वर्टिकल। किस पे नजर रखेंगे, M N कौन किससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इसके साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने देखिए ये हमने लिख दिया है पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। को हिंदी में क्या कहेंगे, वर्गाकार, है ना। आपके लगभग 80% क्वेश्चन को यही सॉल्व करेगा, वर्गाकार। फिर बहुत सावधानी से पढ़िएगा, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है कि जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। यानी ये देखिए चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ये, है ना, कि ये चारों भुजाएं इसके बराबर वर्गाकार हो गया। तो बताइए ये भुजा आपकी पंख हो गई, तो ये भुजा का स्तंभ हो गया।
तो पंक्ति और स्तंभ क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने क्या लिख दिया, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में लिख दिया हमने, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्गाकार आव्यूह कहलाता है। ठीक है, नाम के हिसाब से देखिए, जैसे लिख दिया हमने, फॉर एग्जांपल लिख दिया, मान लो ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया भाई, लिख दिया हमने, लिख दो 2 3 है ना 7 9 ऐसा लिख दिया। अब बताओ इसमें कितने रो हैं, 1 2 और कितने कॉलम हैं, 1 2। तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2, वर्गाकार हो गया। ऐसे तो इसका साइज कुछ भी ले लो, बराबर होना चाहिए। जैसे लिख दिया, मान लीजिए ए बी सी है ना, पी क्यू आर, यहाँ लिख दिया एम एन एल, ऐसे लिख दिया। इसका साइज देखिए, तो 1 2 3 रो है और 1 2 3 कॉलम, इसका क्या बन जाएगा 3 क्रॉस 3, तो है ना वर्गाकार। तो इस तरह से अगर आप ए बराबर ए आई जे लिखते हैं तो ये भी वर्गाकार हो जाएगा। कब, जब ये जो है n क्रॉस n। अब देखिए m क्रॉस नहीं लिख दिया, i भी n तक जा रहा है 1 से और j भी 1 से n तक जा रहा है, तो कैसा आव्यूह है, ये सभी आव्यूह वर्गाकार हैं। ठीक है, वर्गाकार आव्यूह है, बस हो गया, वर्गाकार है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसमें और जो खास बातें हैं वो आपको हम समझा रहे हैं। जैसे अभी चलिए इतना पहले आप नोट करिए, बताते हैं। अब देखिए, आपने क्या देखा, स्क्वायर में, इसका थोड़ा सा और आप समझ लीजिए। जैसे स्क्वायर में बता रहे हैं, जैसे मान कोई मैट्रिक्स है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 3 2 है ना, 3 5 7 4 6 2 ऐसे को लिख दिया। तो इसका साइज बराबर है कि नहीं, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 3 दोनों बराबर हो गए। आप सब मेन चीज देखिए, ये चीज केवल वर्गाकार में होगी, किसका मुख्य विकर्ण होता है, हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं मेन डायगोनल। ये देखिए ऐसे मिलाइए, तो ये फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, मेन डायगोनल। इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, अब आप कहेंगे ऐसे भी विकर्ण हो सकता है, तो ये विकर्ण अमान्य है। जैसे कि दिया जाए 2 3 4 है ना, 1 2 3 3 2 5। अब आप कहते हैं कि ऐसे भी हम विकर्ण बना सकते हैं, तो ज्योमेट्री में तो बना सकते हैं, लेकिन ये विकर्ण अमान्य है, ये नहीं माना जाएगा। विकर्ण हमेशा फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट, तो क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य विकर्ण कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको दूसरा टाइप बता रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़ते। तो अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट टाइप लेते हैं, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको क्या कहेंगे आप हिंदी में, विकर्ण आव्यूह। देखिए ये सब बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। अब इसमें हम ले रहे हैं टाइप, वो सभी ज्यादातर वर्गाकार आव्यूह के केस होंगे। ठीक है, हमने बताया ना इसमें 80% वर्गाकार आव्यूह ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ बताइए, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बस इसको सिंबल लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मेन चीज क्या लिखा हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्गाकार आव्यूह में स्क्वायर मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स एक्सेप्ट लिख दीजिए आप, एक्सेप्ट छोड़कर के बजाय, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, आर 0, ठीक है, आर 0, ये 0 हो जाएंगे। ठीक, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्गाकार आव्यूह ऐसा हो, ठीक है, आप चाहे यहाँ पे n क्रॉस n भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वर्गाकार में लिख दिया n क्रॉस n, द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमने अभी आपको दिखाया था कि जो मुख्य विकर्ण जो बना था, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी जीरो हो जाएं। तो ऐसे हम आपको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो आप इसको जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं कि वर्गाकार आव्यूह के, ठीक है, वर्गाकार आव्यूह के, वर्गाकार आव्यूह वही लिख दीजिए, ए इक्वल टू क्या, ए आई जे एन क्रॉस एन के मुख्य ना विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर ना शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव क्या हों, शून्य में, ठीक है। क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है ये। तो इसको हमने जो बताया वो लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, तो इसका जो है आप इसको निकाल ले सकते हैं। यहाँ पर इसको हम सिंबॉलिक लिखते हैं। जैसे देखो थोड़ा सा इसमें आप घबराइएगा नहीं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ए आई जे, तो कोई विकल्प को सिंबॉलिक कैसे लिख देते हैं, ए आई जे, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है मान लीजिए, और यहाँ पर लिख दिया ये ए आई जे, ये जो ये अवयव होते हैं, एक अवयव नहीं है, ये कितने हैं, n क्रॉस n अवयव है, उतने एलिमेंट्स है ये। तो इज इक्वल टू 0 कब, जब i और j बराबर ना हो। तो ये सारे एलिमेंट जिनमें i और j यानी ये दोनों i और j बराबर ना हो तो 0 हो जाएंगे, करके दिखाते हैं अभी। और जिसमें बराबर हो 0 ना हो, ठीक है, 0 एक्सेप्ट लिख दिया ना, लिख दिया हमने आपके सामने। यहाँ पर कितना 5 0 0 0 2 0, ठीक है, फिर लिख दिया 0 से 7 और ये सारी 0 0 और लिख दिया हमने 3। ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो फिर ऐसे बहुत क्वेश्चन आप पाएंगे। जरा इसका मुख्य विकर्ण मिलाइए आप, बताओ इसमें, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दीजिए, ये 0 हो गए कि नहीं, तो बताओ यहाँ पर ये सारे थे और मुख्य विकर्ण छोड़ के नीचे 0 हो गए, तो ये 0 नहीं है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, डी आई ए जी करके डायगोनल, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दो जैसे 5 2 और 3, एक सिंबल है। अगर ऐसे भी किसी क्वेश्चन लिखा है तो आप इसको डायगोनल बनाएंगे, तो 5 2 3 आप मेन विकर्ण में डाल दीजिए, उसके ऊपर उसके नीचे सबको 0 कर दीजिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको देखो आपको सिंबल से दिखाते हैं कैसे ऐसा हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर हमने एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिखी थी, तो A11 A12 A13 लिखा हो रहा है ना, A21 A22 A23, सीरियसली समझिएगा, A31 A32 A33। अब जरा बताइए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। अब आपका मेन डायगोनल देखिए, मुख्य विकर्ण हमने देख लिया। अब जरा बताओ ऊपर देखो A12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो हमने क्या कहा कि अगर ये दोनों लोग इक्वल नहीं हैं तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही कहीं से ले लो A32, ऐसे सिंपली कोई भी ले लो रैंडमली, तो ये क्या हो जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसे कोई भी नंबर से, तो 3 2 इक्वल नहीं इसलिए है। एक जरा बताइए इस समय A11 इज इक्वल टू 1 1, तो अगर देखा जाए तो
A11 देखो ये A11 पोजीशन पे है कि नहीं, तो A11 पोजीशन पे 0 नहीं है। ये क्या है 22, तो देखिए ये दोनों सेम सेम है कि नहीं, 1 1 सेम, 2 2 सेम, 3 3 सेम, तो ये 0 नहीं है, तो ये 0 देखिए नहीं। बाई चांस एक जैसे 3 लोग हैं तो एक आध 0 हो भी सकता है, वो मान लिया जाएगा, लेकिन इसमें डायगोनल में नॉन 0 होंगे। और ये सब इतना वो नहीं है, लेकिन अगर ये ऊपर के सारे एलिमेंट नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं तब भी वो डायगोनल कहलाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे 0 हो गया तब भी वो डायगोनल ही कहलाएगा। लेकिन ये नहीं कि ये भी 0 ये भी 0 तो गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया, तो डायगोनल समझ आया। कि देखिए जो हमने यहाँ पे सिंबल लिखा उसके हिसाब से एक्सप्लेन हो गया कि नहीं, कि जो सब स्क्रिप्ट आपस में बराबर नहीं है वो 0 हो जाएंगे, और जो सब स्क्रिप्ट आपस में बराबर है वो 0 के बराबर नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर 5 है कि नहीं, A11 पोजीशन देखिए 5 है नॉट 0 है, और A12 पोजीशन पर देखिए ये 0 है। ठीक है, आपसे पूछे A22 बताओ, तो A22 पोजीशन पे 2 है नॉट 0, A33 पोजीशन पे कौन गया है 3 है नॉट 0, देखिए हमने लिख दिया। A11 वहां से मिलाइए, A22 वो है, A33 0 नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसी को कैसा आप बता लीजिए, फिर और चीज बताते हैं इसमें। तो डेफिनेशन आती है तो इतना ही लिख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो भी टाइप है अपना नंबर डाल दीजिए, शायद 7 है, कौन सा है देख लीजिएगा। ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी इस बार, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो इसी में बन जाएगा, आपको अलग से डेफिनेशन नहीं लिखना है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर और डायगोनल थोड़ा सा अंतर होता है, यही से निकाल देते हैं। स्केलर ये भी एक वर्गाकार भी होता है, परिभाषा सब वही है ना, तो दोबारा उसमें समय न बर्बाद करिए, वो जो है हो जाएगा। जो परिभाषा आपने दी है बस वहीं पे जरा सा फर्क ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे, ये तीनों एलिमेंट बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, लिख दिया यहाँ पे 3, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 3, और ये क्या लिख दिया 3, तो बताओ ये तीनों एलिमेंट आपके लिए क्या है, ये तीनों एलिमेंट बराबर हैं, और बाकी ये सब जो है 0 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको बताइए परिभाषा क्या बन गई है ना। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, इसका स्पेशल फॉर्म क्या बन गया बताइए। इसको हम स्पेशली यहाँ पर परिभाषा क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर हो जाएगा कि अगर I और J बराबर नहीं है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगर मेन डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट ना होकर बल्कि सेम हो जाए तो वही डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। हिंदी में अदिश आव्यूह कहते हैं। अच्छा क्या कहते हैं इसको, अदिश आव्यूह, ये इसकी हिंदी है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स है ना, द ऐसे लिखिए द डायगोनल एलिमेंट्स, ये ज्यादा कुछ है, द डायगोनल एलिमेंट्स दरअसल कहते हैं ऑफ आर इक्वल इन ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये सही हो गया ना, एकदम देखिए बैठ गया आपके लिए परिभाषा, कोई भी रखना नहीं है, जो है वैसे आप बना के लिख दीजिए। ठीक है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में बना सकते हैं कि अदिश हो विकर्ण आव्यूह के विकर्ण एलिमेंट, एक विकर्ण वाले अवयव क्या हो बराबर हो, तो क्या कहलाएगा वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। तो आप इसमें जो है लिख लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। तो बताइए मेन से आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अब हम इसको जरा इस परिभाषा से आपको बना के दिखाते हैं, देखिए ये भी समझिए। ऐसे भी अगर आप लिख देंगे परिभाषा में तब भी चल जाएंगे। कैसे बताओ, यहाँ पर AIJ ये क्या हो जाएंगे 0, कब, जब I और J आपस में बराबर ना हो। फिर यही AIJ ये समझिए कोई एक क्वांटिटी के बराबर हो गया, मान लिया वो क्वांटिटी लैम्डा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर आर, तो ये I अभी कायदे से AIJ लिख दो चाहे I लिख दो, I लिखने का मतलब क्या है कि I और J बराबर, यानी कि डायगोनल एलिमेंट। देखिए I 1 1 2 2 3 ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा और लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। बताओ 3 3 3 किसकी जगह पर है लैम्डा, तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण में वो लैम्डा लिया वो क्या है
3 है, ऐसा नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो बताइए इस समय ये कैसा आव्यूह था, विकर्ण आव्यूह था, और विकर्ण आव्यूह में सभी एलिमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसी आव्यूह को हमने क्या कह दिया, अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। इतना समझ रहे हैं। तो अगर आप इसको सिंबॉलिक ऐसे भी लिख देंगे तभी वो स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। देखो कैसे, आई जे बराबर नहीं है तो जैसे ये सब 1 2 1 3 2 1 ये सब 0 हो जाएंगे, और जो आई है सेम है वो लैम्डा हो गया, और लैम्डा 0 के बराबर था। तो ऐसे आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी में फिर किसी और बताएंगे। अब देखिए इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्या कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका यूनिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, ये बहुत काम आएगा। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तत्समक या इकाई आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्या कि ये वास्तव में स्केलर मैट्रिक्स है, जो आपने भी देखा। पहले हमने क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स बताया, फिर डायगोनल पर ले आए, डायगोनल से हमने एलिमेंट बराबर करके स्केलर बना दिया। अब हम स्केलर पे एक बाउंडेशन और लगा रहे हैं, वो देखिए अभी इस यूनिट बन जाएगा। कैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण समझाते हैं, परिभाषा लिखने समझ आएंगे आपको। जहां पर आपने अभी एक आव्यूह लिखा था, लैम्डा करके लिखा था कि नहीं, जैसे ये, या 3 लिखा था, मान लीजिए 3, ये 0 3 0 0 0 3। तो अब आप यहाँ पर क्या करिए, जो मेन डायगोनल एलिमेंट था वहां पर अब आप यहाँ पर स्ट्रिक्टली है ना, कंपल्सरली यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, केवल 1 लिखेंगे। अगर ये बताइए, तो एक तरह से ये स्केलर मैट्रिक्स ही तो है, लेकिन पर्टिकुलर फॉर्म में स्केलर में तो कोई भी अंक ला सकते हैं आप, कोई भी डिजिट। लेकिन इस समय यहाँ पर हमने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ 1। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से। बहुत ही यूजफुल मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने की है, 3 क्रॉस 3। ऐसे तो इसको हम ये भी दिखा देते हैं कि जब 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पर हम I3 बना देते हैं। ऐसे ही अगर हम I2 बनाना चाहें तो आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ 1 0 0 1, बताओ ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई कि नहीं। तो ये I2 लिख दिए, I2 I3, या सिंपली I भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप जरूरत पड़े तो I2 ना लिख I भी लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें भी आप डेफिनेशन से दे सकते हैं कि ए इक्वल टू AIJ, और यहाँ पर क्या लिखोगे, AIJ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 0 पहले कर दो, 0 कब, जब I और J बराबर ना हो। फिर AI एलिमेंट क्या हो जाएंगे, केवल 1। ठीक है, यहाँ ये भी लिख दिया करो, फॉर ऑल I, ऐसे लिख दिया करो। ये बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे लिख सकते हैं इज कॉल्ड। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिख दोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, वो इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। बस इसमें क्या है, हिंदी में लिखना, हिंदी में बस यही है, इतना आपको लिखना ही है। बस क्या लिख दीजिए, वर्गाकार आव्यूह कहते हैं, तो वर्गाकार आव्यूह, चाहे सेंटेंस बना के लिख दीजिए, है ना। आप वर्गाकार आव्यूह कहते हैं, ये बन गया। ठीक, आप सेंटेंस बनाना चाहें ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट इज 1। हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने यूनिट मैट्रिक्स। इसके साथ नीचे फिर आगे बताते हैं।
अब देखिए दूसरा टाइप देखिए। ऐसे टाइप तो बहुत से हैं, लेकिन चलिए और बताते हैं। एक आपके सामने मिला रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे ऊपरी। ऊपर ना, तो इसको आप कहिए ऊपरी त्रिभुजीय। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ये होता क्या है ध्यान दीजिए। इसमें इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है इस तरह से कि A इज इक्वल टू, ऐसे आप जो है इसको समझ के लिख सकते हैं पेपर में ऐसे ही कि एक वर्गाकार आव्यूह है ना, एक वर्ग ये इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा Aij, ये जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है, यहाँ पर कंडीशन जो है वो है I, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा स्पेशली, I ग्रेटर देन j। ये आप जरा विशेष ध्यान दीजिए, I ग्रेटर देन j। यानी अगर I मतलब I यहाँ पे क्या है, पंक्ति, यानी पंक्ति का जो क्रमांक है वो अगर स्तंभ के क्रमांक से ज्यादा है ना, तो समझ वो सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो ऑटोमेटिक जो है आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा। तो इज कॉल्ड लिख दीजिए, इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप बस हिंदी में लिखना चाहते हैं तो एक वर्गाकार आव्यूह में, यहाँ लिख दीजिए बस, हो गया। ज्यादा इसमें आप परिभाषा बना सकते, एक वर्गाकार आव्यूह, बस वही A इक्वल टू Aij, ठीक है, n क्रॉस n, और वही चीज लिख दीजिए जो लिखा है, यहाँ भी लिख दीजिए, बस हो गया, ठीक है। समझो ये, इसके बाद यही लिखा गया, तो हो गया ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। अब इसको हम देखिए बना के दिखाएंगे तभी आप समझ पाएंगे, ऐसे आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है, ठीक है, ये हो गया कहलाता है। तो जल्दी लिख दिया है, ध्यान दीजिए, तो पढ़ लीजिए, सुनिए। ये हमने आपके सामने लिख दिया। अब इसमें बहुत लोग जो परेशान हो रहे हैं ये कैसे लिखे, आई ग्रेटर देन जे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए कैसे, ये 3x3 का आप लेते हैं उसमें, तो ये आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, फिर आगे बता रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे A इक्वल 3x3 का लोग होते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको यहाँ ये कोडिंग कर दें ना, तो जल्दी समझाएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बताओ 3 क्रॉस 3 का भी हो गया, ये कोडिंग आप समझिए। अब आप बताइए कि यहाँ पर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं, तो आप जरा बताओ यहाँ पर A11, यहाँ बताओ 1 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा था, पहले इसका परिभाषा लिख दें। अभी A इज इक्वल टू Aij लिखा था ना, और Aij इज इक्वल टू 0 कब, जब I ग्रेटर देन j। ये इसका मेन है, I ग्रेटर देन j, यानी I, तो बताओ वो कहना चाहता है कि I अगर j से बड़ा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। बताओ ये, अब आप सोच समझ बताना। A11 यहाँ पे 0 होगा कि नहीं, तो 1 1 बराबर है, तो ये 0 आपका नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए A12, अब A12 तो 1 2, तो 1 और 2 I और j, तो बताओ इसमें I j से बड़ा है कि छोटा है। I, ये देखिए 1 2, ये 1 क्या है, ये उससे छोटा है, 2 से छोटा है। अरे 1 छोटा है ना, 1 2 से छोटा है, तो ये 0 नहीं होगा। ऐसे अगर ध्यान दीजिए A12, A13 भी 0 नहीं होगा, तो 1 3 से छोटा है। अब जरा बताओ A23 भी नहीं होंगे, तो A23 भी 0 नहीं होगा।
ऐसे और या एक क्रम से चलते हैं ना, A11, चलो ठीक है, एक्सेट्रा करते हैं, ऐसे बहुत समय खा रहा है। आप जरा यहाँ आइए, आपको करके दिखाते हैं। जैसे बताओ A11, यही तो देखो, वहां बहुत समय लग जाएगा। 11 बताओ, दोनों सेम सेम है, ये 0 नहीं होगा, ये 2 से छोटा है। और 0 कौन होगा? जब I J से बड़ा होगा। जैसे अभी तुरंत देखिए, 2 1 से क्या है? बड़ा है। तो जब यहाँ 2 1 से बड़ा है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1, क्योंकि I ग्रेटर देन J। समझ में आ रहा होगा? ये I अगर J से बड़ा हो गया तो 0 हो जाएगा। बताओ 2 1 ये बड़ा हो जाएगा, 3 1 ये भी 0 हो जाएगा, 3 2 ये भी 0 हो जाएगा, 2 2 3 3 नहीं होंगे। तो बताइए यहाँ पर A11 A12 A13, फिर ये 0 हो जाएगा, A22 A23 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 नहीं होगा। तो बताइए आपको ये आगे सुनाया, तो आप ध्यान से देखिए, तो ये मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या हो गए? 0, बाकी सब उसमें नॉन 0। जैसे आपको उदाहरण दे दिया जाए, मान लिख दिया जाए 2 3 4 0 5 2, कुछ भी लिख दो, एक आध 0 आप तो कोई दिक्कत नहीं, 7 0 0 1, ठीक है। आप ये बताओ कैसा त्रिभुज है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा व्यू जिसमें मुख्य, ऐसा वर्गाकार व्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे बिलो प्रत्येक अवयव शून्य। तो बताओ 0 हुआ कि नहीं? इसकी 2 परिभाषाएं बन जाती हैं। एक ऐसे बोल देते हैं कि पहले हिंदी समझ लो कि एक ऐसा वर्गाकार अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हों? 0। तो एक ट्रिक भी समझ लीजिए, जब नीचे 0 है तो ऊपर का ट्रायंगल होगा, और जब ऊपर को 0 होगा तो नीचे होगा। तो देखिए अपर में लोअर 0 है और लोअर में अपर 0 हो जाएगा, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। उल्टा चलता है, नहीं तो गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ये जो हमने I ग्रेटर देन J लिखा था, वो बात यहाँ पे सत्य हो रही कि नहीं? देखो I J 2 1 से क्या है? बड़ा है, तो ऐसे लोग 0 हो जाएंगे। जिसमें छोटा है, जैसे 1 2 से छोटा था, 0 नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद कैसे निशान ले लीजिए। बस एक लास्ट आपको हम और बता देते हैं, इसको देखिए। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अब देखो इसी में थोड़ा सा समझ लीजिए, बस हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग भी थक गए होंगे, ये ऊपर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहीं पर हम जो है ऊपर की जगह पर क्या लिख देंगे? निम्न। लेकिन ये सब आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छा लगेगा। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न में, तो निम्न में जो आपने परिभाषा लिखी थी, केवल एक काम करना है, जहां आपने ग्रेटर लिखा था वहां पे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो जो लोग 0 नहीं हुए थे वे लोग 0 हो जाएंगे, है ना। ठीक उल्टा चलता है, अब वे सभी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक। और जो लोग 0 नहीं हो गए थे वो लोग 0 नहीं होंगे। अब करके देखिए, जैसे यहाँ बताइए, हम यहाँ पर एक आकृति देते हैं, जैसे A इक्वल टू यानी कि 5 0 0 3 2 0 4 5 7। आप मेन डायग्राम देखिए, मेन डायग्राम समझ लोगे ना, ये इतना तो समझ आएगा। देखिए मेन डायग्राम के ऊपर के सारे लोग क्या हैं? 0 है, तो 0 हो गया कि नहीं? यानी इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, एबव बिलो नहीं एबव मेन डायगोनल्स आर 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप लिख सकते हैं अपने मन से। हिंदी में बोले, एक वर्गाकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर प्रत्येक अवयव शून्य हो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। बताइए फिर से रिवाइज कर देते हैं दोनों का। ऊपर का पहले देखिए, अपर का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। इसमें क्या बोलोगे? एक वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में बोलिए कि इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिलो पे अपर बोलिए और अपर पर लोअर बोलिए ना। फिर जरा उससे जाइए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के सामने, इसमें क्या होगा कि इन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर जरूर बोलिए, सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स में हैं। तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, एबव
एबव R0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में एक वर्गाकार आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव शून्य हो, ठीक है, सभी अवयव शून्य हो, क्या कहलाएगा? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो आज हमने आपको ये जो है एक लेक्चर दिया। पहला लेक्चर था आपका इंटरमीडिएट का, तो खूब मेहनत करिए। आप भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज थोड़ा डेफिनेशन पे हम चल रहे, टाइप्स पढ़ा रहे थे। इसके बाद अब इसके कुछ बेसिक ऑपरेशन हैं, जैसे इनको जोड़ना, घटाना, है ना, ये सब होता है। गुणा करना, भाग नहीं होता, इसमें 3 ऑपरेशन होते हैं, जोड़ना, घटाना और गुणा। इनको अच्छे समझना है आपको। उसके बाद फिर और भी है, फिर इसके बाद एक चैप्टर इसमें आता है डिटर्मिनेंट, उसमें भी इसका यूज होता है। तो ये डिटर्मिनेंट, ये दोनों मिल के चलते हैं, सारणिक कहते हैं हिंदी में। वो दोनों चैप्टर कनेक्टेड है, इसलिए दोनों एक साथ आपको पढ़ने हैं। फिर आगे प्लान करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने हम पहली बार इंटरमीडिएट में आए हैं, तो आपको मैं मनोज कुमार वैस, MK वैस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी आईडी, फेसबुक की आईडी हमने लिखी थी बोर्ड पर, MK वैस क्लासेस। इस पे आप जो है सर्च कर सकते हैं। कोई कमेंट है आपका, अच्छा या खराब, जो भी आपको लगे आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट से जो है हमको जानकारी रहेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, वो आपको दूर करेंगे। यहाँ पे पढ़ाने में भी कोई अगर दिक्कत हुई हो, आपको ना समझ में आया हो, आप ज़रूर कमेंट करिए, तो उसको हम और अच्छे से समझा देंगे। हमारा मकसद यही है कि आपको समझ में आए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, है ना। नहीं समझ आता तो इसका हम बुरा नहीं मानेंगे, आप उसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करेंगे तो हम उसको और अच्छे से जो है क्लियर कर देंगे। आगे के वीडियो में ध्यान रखेंगे, अगर दिक्कत होगी तो फिर कोई नया वीडियो और डाल देंगे, है ना। तो आप इसको, लेकिन जब बेस बढ़िया से क्लियर कर लोगे, तब उधर हम 11th में सेट थ्योरी का वीडियो डाल रहे हैं, वो भी आप जरूर देखिए। तो अब 11th का वीडियो आज आ चुका है, तो उसको आप लेक्चर नंबर 1 11th सेट थ्योरी उसको जरूर देखें, उससे आपकी सेट मजबूत होगी। इसीलिए हमने अभी रिलेशन एंड मैपिंग नहीं पढ़ाया है, क्योंकि पहला चैप्टर आपका वही था। ये क्यों? क्योंकि अगर वो कनेक्टेड है सेट थ्योरी से, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको सेट थ्योरी नहीं आती है। ये मान के चलते हैं, आती अच्छी बात है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। इसलिए वो पहले बेस बढ़िया से मजबूत हो जाए, तब आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। लॉजिक है तो लॉजिक क्लियर नहीं होगी, और फिर बाइनरी ऑपरेशन उसी के बाद आता है, वो भी आपको हम समझाएंगे। तो 2 चैप्टर हमारे मॉडल अलजेब्रा के उसमें लगे हैं, वो आपको बताना है। फिर यूनिवर्स सर्कुलर फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री का है, वो आप जब देखेंगे तब बता देंगे। वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है। ठीक है, तो आज आपको कैसा वीडियो लगा, आप जैसा होगा आप लाइक करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें कि आपके दोस्त भी पढ़ें, अच्छी चीज़ पाएँ, है ना। हम बिल्कुल जो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्लासरूम जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। आपको ये महसूस हो कि हम अपने क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं चल रहे हैं कि आपको दिक्कत हो। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पर जैसे आप कॉलेज जाते हैं वैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई सुझाव हो आप जरूर दीजिए, उसका स्वागत है। ठीक है, आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।